बात एक बहुत ही आम ताने से करते हैं। हम सब ने सुना है और शायद कहा भी है, ज्यादा एक्टिंग मत करो। हाँ बिल्कुल। इसे हम अक्सर बनावटीपन या झूठ से जोड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि हम सब हर पल एक्टिंग ही कर रहे हैं। हम्म। आज हम अजामिल के लेख अभिनय जीवन की अनिवार्य कला पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और मकसद यही समझना है कि अभिनय सिर्फ मंच या स्क्रीन की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न और शायद शायद सबसे स्वाभाविक हिस्सा है। ये विचार ही अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है ना। हाँ, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम फेक होने का ताना देते हैं, लेखक कह रहे हैं कि वो हमारी सबसे बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है। तो आज की चर्चा में सवाल ये नहीं है कि हम अभिनय कर रहे हैं या नहीं। नहीं, सवाल ये है कि हम कितना अच्छा या कितना बुरा अभिनय कर रहे हैं। हम इसे दिखावा नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और आत्म खोज का एक शक्तिशाली साधन मानकर चलेंगे। चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब जब मैं सुबह अपने सहकर्मियों से मुस्कुराकर मिलती हूँ, भले ही मेरी नींद पूरी न हुई हो। या कोई और तनाव हो। हाँ, तो क्या मैं भी अभिनय कर रही हूँ? क्या लेखक का यही मतलब है? बिल्कुल। लेखक का केंद्रीय तर्क ही यही है। हमारी हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया वो अभिनय का ही एक रूप है। अच्छा। वो जो मुस्कान आपने दी, वो एक सचेत चुनाव था। आपने अपने अंदर के तनाव को एक तरफ रखकर एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की। हम्म। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत ही परिष्कृत सामाजिक अभिनय है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि चौबीसों घंटे में एक पल भी ऐसा नहीं होता जब हम अभिनय का सहारा ना ले रहे हों। पर लेखक इसे सिर्फ एक बाहरी क्रिया तो नहीं मानते हैं ना। नहीं। उन्होंने मस्तिष्क के अभिनय करने की भी बात की है। ये थोड़ा गहरा है, ये इसे कैसे समझें? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। हाँ। उनका कहना है कि ये सिर्फ होठों की मुस्कान नहीं है। जब आप मुस्कुराने का फैसला करते हैं, तो आपका मस्तिष्क पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है। आपकी आंखें थोड़ी सी कुड़ती हैं, कंधे रिलैक्स होते हैं, आवाज का टोन बदलता है। ये सब मिलकर उस एक मुस्कान को विश्वसनीय बनाते हैं। बिल्कुल। हमारा मस्तिष्क लगातार हमारी अंदर की स्थिति और बाहर की जरूरत के बीच एक एक तालमेल बिठाता रहता है। खुशी, गुस्सा, हैरानी, ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं है। ये पूरे शरीर के साथ किए जाने वाले अभिनय हैं। और इस सब की जड़ में होती हैं संवेदनाएं, मतलब इमोशंस। हाँ, लेख में इस पर बहुत जोर है। कहा गया है कि अभिनय की असली जान हमारी संवेदनाएं ही हैं। उनके बिना तो अभिव्यक्ति खोखली है। इसे ऐसे समझिए कि शब्द शरीर हैं, तो संवेदनाएं आत्मा है। वाह। जब हम कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो सिर्फ ये शब्द काफी नहीं है। अगर आवाज सपाट है, चेहरा भावहीन है, तो सुनने वाले पर कोई असर नहीं होगा। सही बात है। और आंखों में एक खास, क्या कहते हैं, तीव्रता के साथ बोले जाएं, तो असर बिल्कुल अलग होता है। हम्म। यही वो पॉइंट है जहां संवेदनाएं शारीरिक क्रिया में बदलती हैं। हम्म। और यही सफल अभिनय का सार है। यहाँ एक और मजेदार बात सामने आती है। लेखक कहते हैं कि ये सब हम सीखते कैसे हैं? और जवाब है नकल से। हम सहज रूप से उन लोगों की नकल करना चाहते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। हाँ, बचपन का उदाहरण तो बहुत ही साफ है। बच्चे अपने माता पिता या कार्टून कैरेक्टर्स की हूबहू नकल उतारते हैं। और ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन की शक्ति और विवेक इस नकल को और बेहतर बना देते हैं। यहीं पर एक आम इंसान और एक कलाकार के बीच का फर्क साफ होता है। हाँ, स्रोत के अनुसार हर कोई नकल करता है, लेकिन कलाकार की नकल में एक गहराई होती है। इस फर्क को थोड़ा और साफ कर सकते हैं। मतलब हम सब किसी ना किसी की नकल करते हैं, तो एक महान अभिनेता की नकल में ऐसा क्या खास होता है? इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई शौकिया संगीतकार किसी गाने की धुन सुनकर उसे गुनगुना ले, ठीक है। और एक उस्ताद उसी गाने के सुर, ताल, राग और उसके पीछे की भावना को समझ लें। अच्छा। दोनों नकल ही कर रहे हैं, हम्म। पर एक सतह पर है और दूसरा गहराई में। एक आम व्यक्ति शायद किसी के बोलने के लहजे की नकल करे, हम्म। लेकिन एक कलाकार उस व्यक्ति के बोलने के पीछे की सोच, उसके सामाजिक आलात, उसकी असुरक्षाओं, इन सब को समझने की कोशिश करेगा। मतलब ये सिर्फ क्या की नकल नहीं है, ये क्यों की नकल है। बिल्कुल सही। आपने एकदम सही पकड़ा। इसी से जुड़ा एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है। जबरदस्ती किया गया अभिनय नकली या ओवर एक्टिंग क्यों लगता है? इसका स्रोत बहुत सीधा और गहरा जवाब देता है। क्या? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कलाकार अपनी संवेदनाओं को उस पात्र के जीवन से और उसकी सामाजिकता से जोड़ नहीं पाता। अच्छा, तो जब ये जुड़ाव हो जाता है, तब हम कहते हैं अभिनय बहुत नेचुरल था। हाँ, और ये नेचुरल शब्द बड़ा भ्रामक हो सकता है। नेचुरल अभिनय का मतलब अभिनय की कमी नहीं है, तो फिर क्या है?
बल्कि संवेदनाओं का इतना सच्चा जुड़ाव है कि हमें अभिनय दिखाई ही नहीं देता, वो बस सच लगने लगता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। मतलब अगर एक कलाकार अपनी निजी जिंदगी के दुखों को बार-बार याद करके पर्दे पर रो रहा है। तो क्या ये उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है? हाँ, और अगर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अभिनय कर रहे हैं, तो हमारा असली मैं कहाँ है? लेखक इस पर कुछ कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब नियंत्रण शब्द में छिपा है। नियंत्रण? एक अच्छा कलाकार अपनी भावनाओं का दास नहीं होता, वो उनका स्वामी होता है। वो जानता है कि उस भावना को कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है और सीन के बाद उससे बाहर कैसे निकलना है। ये एक अनुशासित कला है। बिल्कुल। और जहां तक असली मैं का सवाल है, लेखक का तर्क ये है कि हमारा कोई एक असली मैं है ही नहीं। ये तो और भी गहरी बात हो गई। हम सब बहुआयामी हैं। हम अपने माता-पिता के सामने अलग होते हैं, दोस्तों के सामने अलग, और अपने बॉस के सामने तो बिल्कुल ही अलग। है ना? तो ये सब हमारे ही अलग-अलग रूप हैं। अभिनय हमें इन रूपों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करता है। ये झूठ नहीं है, ये अनुकूलन है। और शायद यही वो चीज है जो हमें महान अभिनेताओं की तरफ खींचती है। सही कहा। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब हम किसी अभिनेता को इतनी सच्चाई से कुछ महसूस करते देखते हैं, तो हम उनके आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे व्यक्तित्व विकास की सबसे बड़ी कला कहता है। ये हमें आत्मविश्वासी और संवेदनशील बनाता है। कैसे? जब एक कलाकार अलग-अलग किरदार निभाता है, तो वो अलग-अलग जीवन जीने का अनुभव करता है। एक फिल्म में वो राजा है, दूसरी में भिखारी। ये अनुभव उसकी अपनी समझ और सहानुभूति को बढ़ाता है। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है। कैसे? जैसे अगर कोई किसी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो उसे सिर्फ जानकारी रटने की जरूरत नहीं है। उसे उस जानकारी को आत्मविश्वास और सही हाव-भाव के साथ प्रस्तुत करने की कला भी आनी चाहिए। हाँ, ये भी तो एक तरह का अभिनय ही है, जहाँ मंच हमारा ऑफिस या क्लासरूम है। आपने सही पकड़ा। यही इस लेख का सार है। अभिनय का मतलब झूठ बोलना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को सबसे प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। लेखक अभिनय को समाज पर असर डालने वाली एक सशक्त कला मानते हैं। हाँ, क्योंकि बड़े अभिनेता सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, निजी जीवन में भी आदर्श बन जाते हैं। और लोग अनजाने में उनके हेयर स्टाइल से लेकर बात करने के तरीके तक की नकल करने लगते हैं। निश्चित रूप से। और इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर लेख में बात हुई है, और वो है मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, ये सेक्शन मुझे भी बहुत जरूरी लगा। आमतौर पर हम अभिनय को मनोरंजन से जोड़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से तो नहीं। लेकिन लेखक इसे जोड़ते हैं। स्रोत बताता है कि अभिनय मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का एक कारगर साधन बन सकता है। जैसे? आजकल एक थेरेपी है जिसे ड्रामा थेरेपी कहते हैं। इसमें लोगों को अलग-अलग किरदार निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, किसी और का किरदार निभाता है, तो उसे अपनी समस्याओं से एक सुरक्षित दूरी बनाने का मौका मिलता है। वो अपने गुस्से या दुख को उस किरदार के जरिए बाहर निकाल सकता है। हाँ, बिना किसी जजमेंट के डर के। ये भावनाओं को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये तो कमाल की बात है। मतलब आप अपनी परेशानी के बारे में सीधे बात किए बिना भी उससे निपट सकते हैं। बिल्कुल। जब हम किसी और किरदार में डूबते हैं, तो कुछ समय के लिए हम अपनी निजी चिंताओं को भूल जाते हैं। ये एक तरह का मेंटल ब्रेक है। हम्म। यह हमारी सोच को व्यापक और तर्कसंगत बनाता है। हमें एहसास होता है कि हमारी समस्या ही दुनिया की एकमात्र समस्या नहीं है। इसीलिए स्रोत में स्कूलों में अभिनय कार्यशालाओं के आयोजन का इतना पुरजोर सुझाव दिया गया है। हाँ, और मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करना सीखें। बल्कि ये है कि उनकी जीवन दृष्टि का विस्तार हो। बिल्कुल। इसके फायदे बहुत गहरे हैं। जब एक शर्मीला बच्चा किसी नाटक में एक आत्मविश्वासी राजा का किरदार निभाता है, तो वो कुछ देर के लिए उस आत्मविश्वास को महसूस करता है। और ये अनुभव उसके असल जीवन में भी आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। जब वो एक गरीब किसान का किरदार निभाता है, तो वो सहानुभूति सीखता है। ये किताबों से मिले ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। हाँ, ये उन्हें एक बेहतर और अधिक संवेदनशील इंसान बनाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि अभिनय कोई बाहरी या नकली चीज नहीं है। नहीं, ये इंसान होने का एक बुनियादी हिस्सा है। ये हमें संवाद करने, सीखने
और विकसित होने में मदद करता है। ये नकल से शुरू होकर आत्माभिव्यक्ति तक पहुंचता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। संक्षेप में कहें तो अजामिल का लेख हमें ये दिखाता है कि अभिनय हमें ये समझने का मौका देता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या हो सकते हैं। ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को खोजने के लिए है। जब हम किसी दूसरे का किरदार निभाते हैं तो असल में हम अपने ही किसी अनजान पहलू से मिलते हैं। वाकई इस पूरी बातचीत ने एक्टिंग शब्द को देखने का नजरिया ही बदल दिया है ना? जिसे हम अक्सर एक नकारात्मक शब्द मानते हैं, वो असल में हमारी मानवीयता का, हमारे सामाजिक प्राणी होने का एक खूबसूरत और अनिवार्य पहलू है। सही कहा। ये हमारी अभिव्यक्ति की भाषा है, हमारे सीखने का तरीका है और हमारे विकसित होने का मार्ग है। हर दिन, हर बातचीत में हम सब कलाकार हैं। और ये पूरी दुनिया हमारा मंच है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम्म, अगर हमारा पूरा जीवन एक तरह का अभिनय है और हम हर दिन अलग-अलग किरदारों के बीच स्विच करते रहते हैं। एक बेटा, एक दोस्त, एक कर्मचारी, एक माता-पिता। हाँ, तो इन सभी किरदारों के पीछे की पटकथा कौन लिख रहा है? क्या वो हम खुद हैं या समाज की उम्मीदें? हम्म, और क्या हम अपने सबसे महत्वपूर्ण किरदार, मैं, को पूरी सच्चाई और स्वाभाविकता से निभा रहे हैं?